डियर स्टूडेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 11। बोहर पोस्टुलेट देख चुके थे हम, और बोहर के द्वारा अब हम अलग अलग बोहर मॉडल के अंदर जो अलग अलग ऑर्बिट्स की रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वो सब कैलकुलेट करते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूलाज। तो बोहर मॉडल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी बोहर ऑर्बिट। किसी बोहर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना। बोहर ऑर्बिट किसको बोलते हैं? बोहर के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर जो ऑर्बिट माना जाता है, बोहर मॉडल के ऑर्बिट को बोहर ऑर्बिट कह देते हैं, है ना। क्योंकि अब हम इतनी बार ठोकर खा चुके थे। थॉमसन मॉडल हमने सही माना, फिर वो गलत प्रूव हो गया। रदरफोर्ड मॉडल हमने सही माना, वो गलत प्रूव हो गया। उसके बाद में अब बोहर आते आते हमने कहा कि भैया अब एटम पता नहीं ऐसा है कि नहीं है। एक बार बोहर जो बोल रहा है एटम का स्ट्रक्चर, वो बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल दो। बोहर जो ऑर्बिट बोल रहा है उसको बोहर ऑर्बिट बोल दो। रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट को बोहर ऑर्बिट की रेडियस बोल दो। तब हमने बोल दिया बोहर का ऑर्बिट ऐसा है, बोहर के अकॉर्डिंग एटम जो है उसका ऑर्बिट ऐसा है। तो उस बोहर ऑर्बिट की, यानी बोहर के अकॉर्डिंग जो एटम है उसके अंदर किसी ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। देखिए रेडियस चाहे वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही तरह से ड्राइव होता है, एज पर बोहर इन स्टेबल ऑर्बिट। स्टेबल ऑर्बिट के अंदर एक चीज आप जानते हो कि स्टेबल ऑर्बिट के अंदर जो है वो mv² अपॉन r इज इक्वल टू z² अपॉन r², k z² या mv² अपॉन r इज इक्वल टू k z² अपॉन r² बोल दीजिए। चाहे एक r से ये r कैंसिल आउट कर दीजिए, तो mv² इज इक्वल टू k z² अपॉन r। k कूलम्स कांस्टेंट है, z उस एटम का एटॉमिक नंबर है जिसकी किसी ऑर्बिट की रेडियस हम निकाल रहे हैं। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, r उस एटम की उस ऑर्बिट की रेडियस है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। अब इस फॉर्मूले देखिए k कांस्टेंट है, z उस एटम पर डिपेंड करेगा, E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास है v, और r दो अननोन है, और r हमें निकालना है। तो r को तो हमें फॉर्मूला में रखना है क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो इसको रखना है। ये जो v है वो भी अननोन है, इसको हम कांस्टेंट के रूप में रख देते हैं। इसको हम कांस्टेंट के रूप में कैसे रखें? इसको हम फॉर्मूला 1 बोल देते हैं। एज पर बोहर के अकॉर्डिंग इन एनी स्टेबल ऑर्बिट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। किसी स्टेबल बोहर ऑर्बिट में घूमते समय उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसी ऑर्बिट के अंदर जिसकी रेडियस r है, उसी ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। तो देन v इज इक्वल टू nh अपॉन 2π mr। ये v की ये वैल्यू यहां से हम यहां पुट कर दें, अगर फॉर्मूला नंबर 2 बोल दो इसको, बाई फॉर्मूला 1 एंड 2 से अगर v की ये वैल्यू हम यहां पुट कर दें तो m, ध्यान दीजिएगा, m v की जगह रख दूं मैं nh अपॉन 2π mr होल स्क्वायर इज इक्वल टू, v की जगह nh अपॉन 2π mr रख दिया, होल स्क्वायर है ही, इज इक्वल टू k ze², ये k कैपिटल के होगा, कूलम्स कांस्टेंट अपॉन r। इसको हम आगे सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, m n² h² 2 का स्क्वायर 4 π² m² r² इज इक्वल टू k ze² अपॉन r। इस r से ये r कैंसिल आउट हो गया, एक m से m कैंसिल आउट हो गया। अब इस r को तो उठा के मैं ले जाऊं मैं यहाँ पर, और बाकी सारी चीज को उठा के इधर ले आऊं, तो ये r का फॉर्मूला आ जाता है, r इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, n² h² अपॉन 4 π² m k ze²। ये आता है r का फॉर्मूला कांस्टेंट के रूप में, ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट के रूप में। एक तो इस फॉर्मूले को आप याद करोगे, r इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4 π² m k ze²। n क्या है? उस ऑर्बिट का नंबर जिसका हमें जो है वो याद निकालना है, रेडियस। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 π m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k कूलम्स कांस्टेंट है, z उस एटम का एटॉमिक नंबर जिसके ऑर्बिट की रेडियस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला 3 आ जाता है हमारे पास। अब इस फॉर्मूला 3 में ध्यान देना, अगर यही फॉर्मूला
अगर हम CGS में K की वैल्यू 1 पुट कर दें, अगर हम इन CGS K इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर, अगर ये पुट कर दे तो R क्या आ जाएगा, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर MZE स्क्वायर। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कई लोगों केमिस्ट्री में कई बुक्स में ये ट्रेंड है कि K की वैल्यू CGS में 1 पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर ही। भाई जब CGS में सबकी वैल्यू पुट करो या तो, लेकिन ये ट्रेंड है इसलिए आपको ध्यान रखना, इस कई बार इस फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला मिल सकता है, ये फॉर्म में भी याद रखना है। K की वैल्यू 1 कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। बाय पुटिंग CGS values of all constants, CGS values of all constants in formula 3b। अब 3b में जब K को CGS में 1 पुट कर चुके हैं तो बाकी सबको भी CGS में पुट करें, तो अब जानते हो आप H की क्या वैल्यू पुट करेंगे, 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ब सेकेंड, क्यों भाई, है ना, पाई तो पाई है 22/7 या 3.14, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, Z तो उस पे एटम पे डिपेंड करेगा, E जो है वो CGS में पुट करना है, कूलम वाला नहीं पुट करना, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये सारी वैल्यू जो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये R भी किस में आ जाएगा, CGS में आ जाएगा। R की CGS यूनिट क्या होगी, R क्या है, डिस्टेंस, रेडियस, CGS यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा ये, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻8 N स्क्वायर अपॉन Z सेंटीमीटर। N स्क्वायर अपनी जगह पड़ा रहेगा, Z अपनी जगह पड़ा रहेगा, N और Z उस बात पर डिपेंड करेंगे कि आप कौन से एटम के कौन से ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करना चाह रहे हो। इसको हम बोल देंगे फॉर्मूला 3C, इसको भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अपन जानते हैं कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसी को आप यूं लिख सकते हो, इसी फॉर्मूलाज को, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z मीटर, इसी को लिख सकते हो 0.529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। ये सारे फॉर्म आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से, फॉर्मूला 3D, फॉर्मूला 3E जो सबसे ज्यादा यूज होता है, 0.529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्यों भाई, ठीक है भाई, 10⁻�9 बोलूं चाहे 10 इंटू 10⁻⁻10 बोलूं, बात तो एक ही है। 10⁻1 और 10⁻⁻10 आपस में ऐड होकर के -9 बन जाएंगे, और 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर, 1/10 नैनोमीटर। तो इसी को अपन यूं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/, तो R इक्वल्स टू 0.529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z, और एंगस्ट्रॉम की जगह 1/10 नैनोमीटर। तो 1/10 को यहाँ पर अगर इससे डिवाइड करें तो ये 0.0529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z नैनोमीटर में आ जाएगा। तो इससे आप डायरेक्ट, आप कोई एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए एंगस्ट्रॉम वाला, फिर बाद में ऑप्शन में अगर आपको नैनोमीटर में मांगे, पिकोमीटर में मांगे, या जनरल नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मांगेगा, या सेंटीमीटर में या मीटर में मांगे, तो आप कन्वर्ट कर देना बाद में। आप याद रखना कि, तो आप एक याद कर लीजिए 3F, आप इसको याद कर लीजिए एंगस्ट्रॉम वाले को, और एंगस्ट्रॉम वाले को याद करके 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपको याद रखना है।
तो अपने आप कन्वर्जन कर लोगे, बाकी किसी यूनिट में पूछा है तो ये सारी बात देखने के बाद जो बात हम निकाल करके सामने लाए हैं, जो नोट आपको लगाना है, चाहे इतने सारे फॉर्मूलाज बाय फॉर्मूलाज 3A और 3B और 3C, ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने देखे हैं, इन सब से एक चीज क्लियर है, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है यूनिट, जो एक यूनिट के अंदर n स्क्वायर अपॉन z। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इफ z इज कांस्टेंट, अगर एटम एक ही है, z मतलब एटॉमिक नंबर, z कांस्टेंट हो गया, यानी एक ही एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिट की बात करें तो n बदलेगा, z सेम रहेगा। मैं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की बात करूं, z कांस्टेंट रखूं, एटम सेम रखूं, एटम कांस्टेंट रखूं और उसके अंदर ऑर्बिट बदल देता हूं तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जैसे जैसे n बढ़ेगा r जो है बड़ी तेजी से बढ़ेगा, n के स्क्वायर के रूप में r बढ़ेगा। इफ n इज कांस्टेंट, इफ n इज कांस्टेंट मतलब ऑर्बिट कांस्टेंट है। मान लो मैं फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन में निकालना चाहता हूं, हीलियम प्लस में निकालना चाहता हूं, Li+2 में निकालना चाहता हूं। आप लोग सर हीलियम प्लस में क्यों निकाल रहे हो, हीलियम में क्यों नहीं निकाल रहे हो? बोर फॉर्मूला से केवल हीलियम प्लस में निकाल सकते हैं, बोर फॉर्मूला से केवल Li+2 में निकाल सकते हैं, क्योंकि बोहर के जितने भी फॉर्मूलाज है, आगे जाकर के बोहर की लिमिटेशंस में हम देखेंगे कि बोहर के ये सारे फॉर्मूलाज केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन पर ही एप्लीकेबल थे, अप्लाई होते थे। मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन के लिए ही सही रिजल्ट देते थे। इसलिए बोहर के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, या तो हाइड्रोजन पर आएगा, या हीलियम प्लस पर आएगा, या लिथियम +2 पर आएगा, या बेरिलियम +3 पर आएगा, या बोरोन +4 पर आएगा, या H2+1 पर आएगा, क्योंकि उसी पर एप्लीकेबल है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस या इंटाइटीज या स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल है। तो अगर ये ऑर्बिट कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, तो r प्रोपोर्शनल टू 1/z। जैसे z बढ़ेगा r घटेगा, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से हीलियम +1 के फर्स्ट ऑर्बिट का z ज्यादा हो जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगी। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट अगर यहाँ है तो हीलियम +1 का फर्स्ट ऑर्बिट उससे आधे डिस्टेंस पे ही होगा, है ना। अगर n बदलते जा रहे हो, अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ है तो हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट उससे 4 टाइम्स डिस्टेंस पर होगा, हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट उससे 9 टाइम डिस्टेंस पर होगा, हाइड्रोजन का फोर्थ ऑर्बिट उससे 16 टाइम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन रहेगी, ये फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ है तो फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट जो है उससे 4 टाइम्स डिस्टेंस, 1 2 3 4 टाइम डिस्टेंस पे होगा। ये अगर 1 है तो ये 4 डिस्टेंस हो जाएगी। अगला जो थर्ड ऑर्बिट है उससे 9 टाइम डिस्टेंस पर होगा, क्लियर। और z अगर चेंज बढ़ाते जाओगे तो आपके लिए r कम होता जाएगा सेम n के लिए, यानी n की वैल्यू सेम रहे, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हम निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से हीलियम +1 के फर्स्ट ऑर्बिट में और कम हो जाएगी। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ है तो हीलियम +1 का फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ हो जाएगा, लिथियम +2 का यहाँ हो जाएगा, बेरिलियम +3 का यहाँ हो जाएगा, बोरोन +4 का। जैसे जैसे सेम फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज वाले न्यूक्ली के चारों तरफ नजदीक रहेगा न्यूक्ली के। तो इस तरह से ये बातें हम रेडियस के निकालते हैं, रेडियस के कैलकुलेट करते हैं। अब हम रेडियस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको सीधा इसके अंदर ही दिए हुए हैं, देख लेते हैं। आइए CRQ5 है आपके क्वेश्चन का, आपके नोट्स का, इंग्लिश मीडियम में चैप्टर पेज नंबर 15 पर है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स इन फॉलोइंग इन एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट रेडियस इन एंगस्ट्रॉम। किसका? पहला बोला है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए z क्या हो जाएगा 1 और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n क्या हो जाएगा 2। तो रेडियस क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, 0.529 इंटू n की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ जाएगी 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन कर लेना बाकी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा इसी में, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना हो गया 1, हीलियम प्लस के लिए z कितना हो गया
2। इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, लेकिन Z क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होता, Z होता है प्रोटॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर। और हीलियम प्लस के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन तो 2 ही रहेंगे। तो R इक्वल्स टू 0.529 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम, 0.529 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। थर्ड जो इसके अंदर अपन से पूछा है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2, थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n क्या हो गया 3, Li+2 के लिए Z भी क्या हो गया 3। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम। एक 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा, कैलकुलेट कर लेना। ये होता है CRQ5। नेक्स्ट CRQ6, कैलकुलेट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। करेक्शन कर लेना थोड़ा, कैलकुलेट सिंपल रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये अपने को बोला है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सिंपल रेशियो होता है मिनिमम होल नंबर में रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो इन मिनिमम होल नंबर, ठीक है। एक तो ये बात देखना, न्यूनतम पूर्णांकों में अनुपात को सरल अनुपात कहते हैं। सिंपल रेशियो सरल अनुपात, रेडियस मतलब त्रिज्या। हमसे क्या पूछा है, रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, रेशियो हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट, रेशियो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम, n की वैल्यू 1/1, रेशियो 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, रेशियो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। 0.529 कैंसिल आउट, एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट, 1/4/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है अच्छी तरह से। नेक्स्ट CRQ7 हमसे पूछा है, CRQ7 कैलकुलेट सिंपल रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम+1 एंड Li+2। CRQ7 कैलकुलेट सिंपल रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एंड Li+2। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और Li+2 के फर्स्ट ऑर्बिट्स, सभी के फर्स्ट ऑर्बिट्स की रेडियस का रेशियो निकालना है। तो आप बोलते हो रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। अब जब रेशियो निकालना है तो ये तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, Z सबका अलग अलग आएगा, n भी सबका अलग अलग हो जाएगा, n भी सबका कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट है ऑर्बिट है, और ये सबके लिए कॉमन आएगा। तो ये चीज जो कॉमन आएगी वो कट जाएगी रेशियो में, ये कॉमन आएगी कट जाएगी। आप बोल दोगे R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन Z, रेडियस हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, रेशियो रेडियस हीलियम प्लस फर्स्ट ऑर्बिट, रेशियो Li+2 फर्स्ट ऑर्बिट। ये पूछा अपन से 1 स्क्वायर अपॉन 1, रेशियो 1 स्क्वायर अपॉन 2, रेशियो 1 स्क्वायर अपॉन 3। ये और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे तीनों के, तो ये कितना हो जाएगा 1 रेशियो 1/2, रेशियो 1/3। रेशियो तो आ गया, लेकिन क्या ये सिंपल रेशियो है क्या? ये सिंपल रेशियो नहीं है, क्योंकि इस रेशियो की कुछ वैल्यूज जो हैं वो फ्रैक्शन में है, तो इसलिए सिंपल रेशियो नहीं है।
अब इसको सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें? रेशियो आ गया, आपसे केवल सिंपल रेशियो नहीं पूछा जाता, केवल रेशियो पूछा जाता तो आप ये आंसर दे सकते थे, रेशियो इज 1:1/2 1:3, बट आपसे सिंपल रेशियो पूछा गया है। तो सिंपल रेशियो के लिए क्या करेंगे, हमें इसे मिनिमम होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करें? 1:1/2 1/3। कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे यहाँ क्या है, 1 है। ये जो नीचे वाली वैल्यूज है इनका एलसीएम ले लीजिए। 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। 1, 2, 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। उस एलसीएम की मल्टीप्लाई तीनों वैल्यूज में कर दीजिए, तो ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। 6:3:2, ठीक है ना? 1:1/2 1/3 बोलो, चाहे 6:3:2 बोलो, चाहे 12:6:4 बोलो, सब एक ही बात है। ये सारे के सारे रेशियो सेम है, लेकिन सिंपल रेशियो केवल ये है, ये दोनों रेशियोज हैं, बट सिंपल रेशियो ये वाला है। तो जानबूझ के एग्जामिनर जो है ना कई बार गड़बड़ करता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। आपको क्वेश्चन देगा कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ, और फर्स्ट ऑप्शन ये दे दे, सेकंड ऑप्शन ये दे दे, थर्ड ऑप्शन ये दे दे, फोर्थ ऑप्शन देगा ऑल ऑफ दिस। तो आप ऑल ऑफ दिस करके आओगे, क्योंकि तीनों रेशियो तो सेम ही है। 1:1/3 बोलो, चाहे 6:3:2 बोलो, चाहे 12:6:4 बोलो, बात तो एक ही है। तो ऑल ऑफ दिस बोलोगे, लेकिन जानबूझ के कैलकुलेशन क्वेश्चन में डाल दिया कैलकुलेट सिंपल रेशियो, गिव सिंपल रेशियो ऑफ फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड Li+2, और फिर तीनों ऑप्शन देगा, फिर ऑल ऑफ दिस भी देगा। लेकिन इस बार ऑल ऑफ दिस मत करना, रेशियो तो ये तीनों सही है, तीनों इक्वल है, लेकिन सिंपल रेशियो केवल ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत ध्यान देना है आपको। ये होता है रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह से रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो रेडियस हम इस तरह हम बोहर मॉडल से किसी भी एटम के, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बोहर ऑर्बिट। किसी बोहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना। फिर वही दो फॉर्मूलाज हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर in any stable orbit mv² equals to kZe² upon r, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। v और r दोनों अननोन है, इस बार हमें v कैलकुलेट करना है, इसलिए v तो फॉर्मूले में रखना है, r को कांस्टेंट के रूप में कन्वर्ट करके फॉर्मूला 1 में पुट कर देते हैं। कैसे? एंड इन स्टेबल ऑर्बिट mvr इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम m × v × r इज इक्वल टू nh/2π। ये बोहर की पोस्टुलेट थी स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए, किसी भी nh स्टेबल ऑर्बिट में mvr इज इक्वल टू nh/2π। सो इस बार क्या करें, r को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। पिछली बार क्या किया था, रेडियस के फॉर्मूला डेरिवेशन में कि v की वैल्यू यही रखते हुए इसको उठा के यहाँ फेंका था और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी थी। इस बार r को यही रखेंगे, n और v को यहाँ ले आएंगे और r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। हेंस बाय फॉर्मूला इस फॉर्मूले से देते हैं r इक्वल्स टू nh/2π mv, इसको फॉर्मूला 2 बोल दो। यहाँ से ये वैल्यू, अगर हम r की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें बाय फॉर्मूला 1 and 2, mv² इक्वल्स टू kZe² अपॉन r की जगह क्या रख दूं मैं, nh/2π mv। ये बात मैंने यहाँ रख दी, तो एक v से v कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो इधर ले जाके काट लो, एक ही बात है। एक v² से v कैंसिल आउट हो गया, तो ये v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, v इज इक्वल टू 2π, आगे ले लेता हूं, kZe² अपॉन nh, फॉर्मूला नंबर 3a। वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अगर k की वैल्यू 1 पुट कर दें इन CGS
इफ k इज इक्वल टू इन CGS k इज इक्वल टू 1 देन क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 पाई JD स्क्वायर अपॉन NH 3b। ये बात भी हम क्यों याद करते हैं, कोई बुक्स वाले k को 1 पुट करते हुए यहीं से k को 1 पुट कर देते हैं, वो यहाँ पर ही k को 1 पुट करते हुए k को यहीं से गायब करते हुए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो वो लोग इस तरह लास्ट इस कंक्लूजन पर निकलते हैं। अगर हम फॉर्मूला 3b में सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू CGS में पुट करें, अगर E की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU पुट कर दे, H की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड पुट कर दें, ये सारी वैल्यूज पुट कर दें और कैलकुलेशन करें। आप घर पे खुद कैलकुलेट करके देखना, चेक करना, है ना। किसी को ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए, सब चीज चेक करो, उससे आपको लर्न भी अच्छी तरह से होगा। जब आप कैलकुलेशन खुद आप से निकालोगे तो आपको अच्छी तरह लर्न हो जाएगा। ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻8 Z अपॉन N सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब सारी वैल्यू CGS में पुट करोगे, ये सारी वैल्यू CGS में इन CGS, तो ये भी किस में आएगा, CGS में आ जाएगा। 2.18 इंटू 10⁻8 Z अपॉन N सेंटीमीटर पर सेकेंड, याद रखना। अब अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 का डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का लेवल एटम के अंदर ऑर्बिट्स में घूमते समय क्या होता है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है 10⁻8 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड से 1/100 टाइम्स 1/200 टाइम्स से ही घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, बहुत स्पीडली घूम रहा होता है एटम के अंदर न्यूक्ली के चारों ओर। फॉर्मूला नंबर इसको बोल देंगे 3C, इसको बोल देंगे फॉर्मूला 3D। बाय फॉर्मूला 3A और 3B और 3C और 3D कैलकुलेशन निकल रहा है V प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N। भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो सबके लिए वही आएगा, V प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N। यानी अगर N को कांस्टेंट रखें, N कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू Z, जैसे जैसे Z बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियो होगा उसके चारों तरफ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को तेज घूमना पड़ेगा। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जितना तेजी से घूम रहा है, हीलियम +1 के फर्स्ट ऑर्बिट में उससे ज्यादा तेजी से घूमेगा, क्योंकि पास में रहेगा। जितना पास में रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ज्यादा है, काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही ज्यादा रखना है। काउंटर बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना ज्यादा रखना है तो वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी से ही तो, काइनेटिक एनर्जी से ही तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने आप को गिरने से बचाने के लिए घूमना भी तेजी से पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली के जितना नजदीक घूम रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली के जितने ज्यादा अट्रैक्शन फील्ड में घूम रहा होता है, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील्ड में घूम रहा होता है, उसको अपने आप को गिरने से बचाने के लिए उतना ही तेज गति से भी घूमना पड़ता है। स्पीडली पास वाले तेजी से घूमते हैं, दूर वाले धीरे धीरे घूमते हैं। अगर Z कांस्टेंट है तो भी वही सेम कंक्लूजन, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N। जैसे से N बढ़ाओगे वेलोसिटी घटेगा, दूर वाले इलेक्ट्रॉन, ज्यादा हायर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन धीमी गति से घूमेंगे, पास वाले इलेक्ट्रॉन तेज गति से घूमेंगे। क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर दे रखे हैं अच्छी तरह से उनको सॉल्व कर लेते हैं, मिला लेते हैं। पेज नंबर 16 पे आ जाइए, CRQ 8। देखिए, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग ऑर्बिट्स। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग ऑर्बिट। ए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। यस, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन माने n तो गया 2, हाइड्रोजन है इसलिए Z कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर आप जानते हो, हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, है ना। एलिमेंट हीलियम का कितना हो जाएगा 2, लिथियम का कितना हो जाएगा 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, जानते हो आप लोग, है ना। इसके आयंस भी होंगे तो हीलियम प्लस का Z भी कितना होगा 2 ही होगा।
जो हीलियम का जेड है वही हीलियम प्लस का है, जेड चेंज थोड़ी होता है एटम से आयन में कन्वर्ट होते समय। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁶। कुछ नहीं बोला तो मीटर पर सेकंड में निकाल दिया करो, जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। जेड अपॉन एन, जेड की वैल्यू क्या हो गई 1, एन की वैल्यू क्या हो गई 2, तो कितना आ गया ये 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा था फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶। अब z कितना हो जाएगा, z कितना हो गया 2, n कितना हो गया 1, तो कितना आ गया z 2/1 मीटर पर सेकेंड, कितना जाएगा 4.36 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। थर्ड इसी में पूछा आपसे सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n कितना हो गया 2, Li+2 के लिए z कितना हो गया 3, तो कितना जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z 3/n 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 से ये 2 से ये 1.09 टाइम्स 1.09 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3.27, तो यह आ जाएगा 3.27 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छी तरह से ये हो जाते हैं आपके तीनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो CRQ9 इसके अंदर आता है, CRQ9 कैलकुलेट सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल रेशियो बोलने से काम चल जाता, सिंपल होल नंबर रेशियो बोलने की जरूरत नहीं थी। सिंपल रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन। 9 नंबर क्वेश्चन है CRQ9, कैलकुलेट simple ratio of velocity of electron in first, second and third orbit of hydrogen। हाइड्रोजन नहीं होता, कोई और होता तो भी कोई बात नहीं, V proportional to Z/n। velocity of electron in hydrogen first orbit, ratio velocity of electron in hydrogen second orbit, ratio velocity of electron in hydrogen third orbit। ठीक है, हाइड्रोजन है तीनों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट है, तो Z 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। अब ये रेशियो तो आ गया, लेकिन होल नंबर रेशियो के लिए क्या करेंगे 1 2 3 का एलसीएम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये क्या आ जाएगा 6:3:2। ये हो जाता है आपका वेलोसिटी का कैलकुलेशन। तो इस तरह से फिर एक CRQ10 और दिया, कैलकुलेट वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट नहीं होती, CRQ10 में भी करेक्शन कर लेना। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट की रेडियस और उसमें रिवॉल्व हो रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो आप इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए कैलकुलेट कर लोगे। ये होता है थर्ड पॉइंट कंप्लीट। पहले हमने बोहर की पोस्टुलेट्स देखी, फिर बोहर मॉडल के अंदर ऑर्बिट की रेडियस निकालने का फॉर्मूला देखा, और फिर उसके बाद में अपन ने जो है बोहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा। ये बोहर के 3 मेजर पॉइंट्स हो जाते हैं। अब हम चौथे पॉइंट के अंदर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेबल बोहर ऑर्बिट कैलकुलेट करना सीखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।